गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है वह बताया, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझाया, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण को समझाया था। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको मैंने कहा भी था कि जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2। वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अभिक्रिया के उपरांत एक से अधिक खंडों में टूट जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया में संयोजन होता है, जुड़ते हैं, यानी उस अभिक्रिया में क्या होता था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते थे और एक उत्पाद का निर्माण होता था। यहाँ पर यह अभिक्रिया संयोजन की जस्ट उल्टी है, वियोजन। यहाँ पर इस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर कितने खंडों में बट रहा है? दो या दो से अधिक खंडों में। उदाहरण FeSO4 जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं, जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये Fe2O3 और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में विभाजित होता है। यहाँ पर एक उत्पाद लिया, एक अभिकारक लिया है फेरस सल्फेट, हीट देने पर एक से अधिक खंडों में वह टूट रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी वियोजन अभिक्रिया है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, S क्यों लिखा है? सॉलिड है। ऊष्मा दी यानी गर्म किया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस रूप में निकल गया, यानी एक अभिकारक दो खंडों में टूट गया। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का जब वियोजन होता है तो सिल्वर तथा क्लोरीन में होता है। सूर्य के प्रकाश में AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जब हम सूर्य के प्रकाश को की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो यह Ag और Cl2 में टूट जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो वह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। इसका उपयोग, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी इस अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसको तोड़ने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? ऊष्मा की, प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली? संयोजन पढ़ ली, ऊष्माक्षेपी पढ़ ली और अब हमने वियोजन पढ़ लिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित हो रही है। अब हम आते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन, जैसा कि अभिक्रिया की शब्द समझ में आना चाहिए बच्चों, विस्थापन किसी चीज का विस्थापित होना, हट जाना। यहाँ पर हमने आयरन लिया, सॉलिड लिया, कॉपर सल्फेट का विलय लिया, ये जलीय विलय लिया और दोनों को जब अभिक्रिया कराई तो हमने क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट है इसमें से ये कहां पर आकर जुड़ गया? Fe के साथ में, यानी कॉपर से सल्फेट विस्थापित होकर कहां आ गया? आयरन के साथ, और क्या बनाया? FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर को, कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से यहाँ पर सल्फर अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ध्यान दीजिएगा, अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आपने ये अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील की एक श्रेणी होती है जो कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अब आते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें Na2SO4 का जलीय विलयन BaCl2 का जलीय विलयन जब इन दोनों को मिलाया गया तो यहाँ पर ये स्थान यहाँ Ba के साथ में जुड़ गया और यहाँ पर Cl2 का स्थान यहाँ ले लिया गया, तो BaSO4 और NaCl हो गया। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी दो स्थान अदल बदल हुए। Cl2 का स्थान SO4 ने और SO4 का स्थान Cl2 ने लिया। इसमें बेरियम आयन और सल्फेट आयन की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी ऑक्सीजन बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि उसका उपचयन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ऑक्सीडेशन हुआ। जबकि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन का नुकसान होता है तो हम कहते हैं उसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। यानी अपचयन में ऑक्सीजन का हानि, ऑक्सीजन की हानि हो रही है और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीडेशन का उदाहरण है कॉपर चूर्ण को जब हम गर्म करते हैं तो इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यहाँ देखिएगा, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ में गर्म की जा रही है तो यहाँ पर कॉपर ने क्या ग्रहण कर लिया? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और काले रंग की एक परत बना ली। यहाँ पर इसने ऑक्सीजन को लिया, किसने लिया? कॉपर ने लिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। अब यहाँ पर गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित की जाती है तो काली परत भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो काली परत थी ना ये CuO की, इसमें जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है तो यहाँ पर ये कॉपर में से ऑक्सीजन की हानि हो रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या ग्रहण कर रहा है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उपचयन हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि हुई थी और यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी। तो जब एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है यानी एक में हानि होती है और दूसरे में लाभ होता है तो ऐसे अभिकारक को या ऐसी अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एक क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में तो उपचयन हो रहा है और दूसरे अभिकारक में अपचयन हो रहा है। तो CuO प्लस H2 यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि होकर के कॉपर और CH2O बन रहा है यानी H2 के साथ में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ से हानि हो रही है, O2 का त्याग हो रहा है और यहाँ पर O2 का ग्रहण हो रहा है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं, अपन इनका उदाहरण देखेंगे। तो दैनिक जीवन में संक्षारण होता है। अब संक्षारण क्या है? फिर इसके नाम में जाइए। संक्षारण किसी चीज का शनः शनः क्षरण होना। अब धातु की बात करते हैं हम, तो हमारे दैनिक जीवन में हमको सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है लोहे का। आप देखते हैं आपके घर में तवा, कढ़ाई या अन्य बर्तन जो भी लोहे के होते हैं, आप उनको रोजाना इस्तेमाल करते हैं और जब खुले आंगन में उसको छोड़ देते हैं और अगर आपने इसको धोया है तो उसमें पानी या नमी रह जाती है और वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ वह धातु अभिक्रिया कर लेती है
उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे कहते हैं जंग। तो नमी युक्त वातावरण में लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुएं जैसे चांदी, तांबा, इनमें भी ऐसा परिवर्तन होता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इसे ये क्या होती है, संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस संक्षारण की प्रक्रिया में वह धातु धीरे धीरे शरह शरह नष्ट हो जाती है। और जब जंग लगती है लोहे पर तो आपने देखा होगा जहां पर जंग लगी रहती है वहां का पदार्थ पर छेद हो जाता है, उस धातु व धातु कमजोर हो जाती है। चांदी पर भी ऐसी परत हो जाती है, तांबे पर भी हल्की हल्की परत हो जाती है। अब है विकृत गंधिता। लंबे समय में वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री का स्वाद उपचयन के कारण खराब हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत रूप का विकृत हो जाना। वायु की ऑक्सीजन के कारण खाद्य पदार्थों का उपचयन हो जाता है। चिप्स आदि के पैकेटों में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय वाले पदार्थ भरे जाते हैं ताकि चिप्स का क्या हो सके, उपचयन ना हो सके। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन वह होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की हानि होती है। इसी प्रकार किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें O2 की हानि या H2 की वृद्धि होती है। तो आपको बच्चों समझ में आया कि विकृत गंधिता क्या है। यानी किसी पदार्थ का वसा युक्त खाद्य पदार्थों का, जैसे आप अपने घर में नमकीन वगैरह बना के रख देते हो और उसको पैक करके रख दो और कुछ समय बाद आपको स्मेल आएगी, अजीब सी चिकट चिकट महसूस होगी। तो क्यों होती है वो? विकृत गंधिता के कारण खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीजन के कारण, वायु की ऑक्सीजन के कारण उसका उपचयन हो जाता है जिसको नाइट्रोजन के द्वारा उपचारित किया जाता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। और बच्चों आपको ये अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ये मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे। लेकिन हाँ, नोट्स बनाना बिल्कुल बंद मत करिएगा, इसे जूम कर लीजिए। यदि बोर्ड पर लिखे अक्षर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे तो इसे जूम कर लीजिए और इन नोट्स को तैयार कीजिए। वैसे भी मेरा अगला वीडियो जब आएगा तो आपको मैं इसमें से अच्छे वाले प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं, इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको लिखाऊंगी भी और समझाऊंगी। थैंक यू।